तो ये सीक्वेंस है टॉपिक्स का, देखो आपका ना मॉडर्न फिजिक्स जो पढ़ाएंगे उसमें टॉपिक्स ये रहेंगे। पहला टॉपिक देख सकते हो भाई। पहले मतलब कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, फर्स्ट टॉपिक ना जनरल बातें हैं मतलब कुछ, बट मॉडर्न फिजिक्स में एंटर करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए। तो वो कोई चैप्टर नहीं है। बहुत सारे लोग इस फर्स्ट टॉपिक को स्किप भी करते हैं, वो डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करते थे। बट मेरा थोड़ा सा अपना सा एक हैबिट बनी हुई है कि पहले कुछ जनरल बातें करेंगे उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज अगर आप बात करोगे तो चैप्टर वाइज मतलब जेई मेन के सिलेबस के हिसाब से अगर पूछोगे या एडवांस के, तो ये 2 to 7 ये आपका सिलेबस है। मतलब ये चैप्टर्स हैं आपके, बट पहला वाला कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। बट उसमें जितनी बातें मैं करूंगा वो इन चैप्टर्स में कभी ना कभी तुम्हें काम आएंगी। कहीं ना कहीं डाउट क्लियर करने में काम आती है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट को समझने में हेल्प करती है। तो ये ध्यान रखना। जो पहला टॉपिक लेंगे तो जनरल मतलब पहले ये स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर एक्सरे, और इस तरीके से इसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। सीक्वेंस ही रहेगा। जनरल टॉपिक में ना पहली तो बात डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला डिस्कशन जो है वो बेसिकली, क्योंकि इसमें एक बार क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है ना। इस टॉपिक में क्या हुआ था कि एक बार जेई मेन में क्वेश्चन बन चुका है इसका। तो हम लोगों ने पूरा पेपर एनालाइज किया था कि भाई जब अगर एक एक सिंगल सिंगल मतलब कभी भी क्वेश्चन आया हो तो उस सिलेबस को इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने। वो था डॉपलर इफेक्ट इन द लाइट डिराइव्ड बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड वी विल नॉट डिराइव इट। तो डेरिवेशन तो नहीं है, बट पता नहीं कैसे जेई मेन ने कभी एक बार अपने पेपर में इस क्वेश्चन को दिया था। 2016 या 15 के आसपास का पेपर है वो, 16 ही था मेरे ख्याल से, जब उन्होंने इसका क्वेश्चन डाल दिया था। तो हमने सिर्फ उसी एंगल को ध्यान में रख करके कि इन फ्यूचर भी कभी अगर आए तो कोई बात नहीं, हम लोग तैयार हैं। पहला डॉपलर इफेक्ट, एक तो लाइट साउंड में होता है, वो आप क्लास 11th में पढ़ते हो। ये एक लाइट का डॉपलर इफेक्ट है। इसमें 3 केसेस हैं। देखो आप, पहला केस, फर्स्ट केस यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, सेकंड केस आपका राइट साइड टॉप साइड पर, और थर्ड, ये 3 केसेस हैं जहां पर डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन बनते हैं। और सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है आपको, डिराइव नहीं करने जा रहे हैं इसमें। पहले वाले केस में जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी लाइट की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड पर, मतलब ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट उसके मोशन की जो डायरेक्शन है वो वो लाइट वेव के प्रोपोगेट करने के 90 डिग्री पर। फर्स्ट केस, फिगर को भी देख सकते हो। लाइट वेव हॉरिजेंटली राइट साइड की तरफ चल रही है और ऑब्जर्वर उसके परपेंडिकुलर चल रहा है। ऐसे में ये कहा जाता है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो, या इसको एफ नॉट भी डिनोट कर सकते हो कोई भी सिंबल, तो जो फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को रिसीव होगी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को रिसीव होगी उसको न्यू लिख दें अगर, या हम लोग जिस सिंबल से फैमिलियर हैं वो सिंबल लिख लेते हैं। यार ये तो एक्चुअली बुक का सिंबल है। तो हम लोग कह देते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है और ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की है वो एफ है, तो दैट फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू एफ नॉट एंड रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। इसके बारे में बिल्कुल आप परेशान ना होइए कि डिराइव कैसे होगा। डिराइव करने के लिए फिर हमें आइंस्टीन के पास चलना पड़ेगा, और वो काफी दूर है इस टाइम, तो वहां तक। ठीक है जी, सिर्फ ये फॉर्मूला है। और 3 केसेस हैं, तीनों के रिजल्ट याद रखना है। दूसरा वाला है कि ऑब्जेक्ट मूविंग अवे, जिसको रिसीडिंग वर्ड कहा जाता है, कि ऑब्जेक्ट सोर्स से दूर जा रहा हो वी स्पीड से। तो सिमिलर फॉर्मूला है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एफ नॉट है एंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एफ है, तो इनका एक रिलेशन है। तो इसको भी ऐसे ही रखोगे, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू एफ नॉट स्क्वायर रूट, जो फॉर्मूला है उसको अगर सिंप्लीफाई करके लिख ले तो ये सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी हो जाएगा। इसी को अगर एडजस्ट करके लिखूं, और अप्रोच करने पर, टुवर्ड्स जाने पर थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है। तो ये 2 केसेस हैं, ध्यान रखना है। एक अप्रोच करने वाला, एक मूव करने वाला अवे, और एक परपेंडिकुलर। 2 स्पेशल केसेस है। तो रिसीडिंग और अप्रोचिंग ये 2 अलग अलग केसेस है मतलब। और एक परपेंडिकुलर में वहां थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है वो, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन ये है, किसी डिस्टेंस गैलेक्सी की बात की जा रही है, वो रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ है, ये रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, और उसकी स्पीड दे रखी है 61200 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो कोई गैलेक्सी है उसके लिए दे रखा है आपको कि ये इतना है, बाय हाउ मच इज द ग्रीन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर एमिटेड बाय द गैलेक्सी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड वन। ये तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी, पूछना क्या चाह रही है, ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी क्या पूछना चाह रहे हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस गैलेक्सी है ये बेसिकली हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स इसको मान सकते हो लाइट का, और वो हमारे अर्थ से दूर जा रहा है, तो अर्थ पर कोई ऑब्जर्वर होगा मान लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर से हमारा सोर्स दूर जा रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड पर जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है v इक्वल टू 61200 किलोमीटर पर सेकंड, तो 3 जीरो और लगा देते हैं, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। इसमें एक बात और बता दें, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में एक और चीज होती है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो v है ये बेसिकली रिलेटिव स्पीड कहलाती है। मतलब ऑब्जर्वर सोर्स को अप्रोच करे या फिर सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करे, रिजल्ट दोनों का सेम है। लाइट के केस इसमें भी ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा हो या फिर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, दोनों का रिजल्ट सिमिलर आएगा। मूविंग अवे में कौन कौन अवे जा रहा है, ये चीज साउंड में नहीं आएगी। वेव चैप्टर जब पढ़ोगे आप तो साउंड में उल्टा होता है। साउंड में अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो अलग रिजल्ट आता है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाता है तो उसका एक अलग रिजल्ट आता है। बट लाइट के केस में कोई भी एक दूसरे से दूर जाए, चाहे सोर्स दूर जाए चाहे ऑब्जर्वर दूर जाए, फॉर्मूला आपको यही वाला लगाना है, F इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर रूट सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी वाला। तो सेम चीज यहाँ पर लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू एफ नॉट, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। और फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रिप्लेस करके लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट अपॉन द वेवलेंथ लैम्डा, एफ नॉट को रिप्लेस करके सी अपॉन लैम्डा नॉट कर देंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस वी डिवाइडेड बाय सी प्लस वी। लैम्डा नॉट का मतलब होगा जो एमिटेड वेवलेंथ है, और एमिटेड वेवलेंथ यहाँ पर ये दे रखी है 500 नैनोमीटर एमिटेड वेवलेंथ, इसको लैम्डा नॉट कहेंगे। ये जो 612000000 ये देख रहे हो मीटर पर सेकंड में, ये v दे रखा है, स्मॉल c की वैल्यू पता है, यहाँ से ना मुझे लैम्डा सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा नॉट स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस वी डिवाइडेड बाय सी माइनस वी। तो कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, आंसर यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि लैम्डा और लैम्डा नॉट का जो डिफरेंस आएगा वो 115 नैनोमीटर के आसपास का होगा। तो आंसर आप वेरीफाई कर लेना है इसमें वैल्यू पुट करके, क्योंकि लैम्डा नॉट 500 नैनोमीटर के आसपास, मतलब आसपास के एग्जैक्टली इतना ही है। स्पीड ऑफ लाइट प्रॉपरली पुट करोगे, स्पीड ऑफ लाइट प्रॉपरली पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 10⁻⁸ प्लस वी पूरा रखना पड़ेगा आपको, ये 6.12 है और इंटू 10⁻⁷ है शायद, और डिवाइडेड बाय इतना। एक और बात समझना पड़ेगा, क्या यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? देखो, क्या यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन काम करेगा स्पीड को नो देखते सर, हुए? सर क्योंकि स्पीड और लाइट दोनों कंपैरेबल है। नहीं बच्चे, कहाँ कहाँ, एक मिनट देखो, जो v है, अगर मैं v बाई सी निकालूं तो v बाई सी की वैल्यू क्या आ रही है? v है 6.12 इंटू 10⁻⁷ और c होता है 3 इंटू 10⁸ 0.204। एक मिनट बच्चे, ये ऑलमोस्ट 2.06 है, 2.06 यानी 0.2 के आसपास है ये ना, कह सकते हैं। बोलो जी बच्चा, ठीक है, 0.2 के आसपास ही आएगा ना ये, यस सर, यस लगभग 0.2 है। सर। तो क्या 0.2 छोटी वैल्यू होती है कि बड़ी वैल्यू, ये भी समझना पड़ेगा। v बाई सी इक्वल टू 0.2, मतलब है ना, इसको देख लेना आप कि 0.2 है v बाई सी की वैल्यू, तो ज्यादा बेटर होता हम v बाई सी के ही फॉर्म में रखते हैं इसको, वो ज्यादा अच्छा है, v बाई सी के फॉर्म में रख दें इसको। देख लो क्या आंसर आ जाएगा फिर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स में एक प्रॉब्लम तो फॉर्मूले की होती है और एक प्रॉब्लम होती है आपके कैलकुलेशंस को लेकर के, तो ये भी एक बड़ा एक चैलेंज है। लैम्डा इक्वल टू 500 और यहाँ पर c और v को 0.2 c के बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर c माइनस 0.2 c, कुल मिलाकर के 500 इंटू स्क्वायर रूट 1.2 अपॉन 0.8, दैट इज 4/3, 500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा लैम्डा एक माइनस लैम्डा नॉट की वैल्यू।
थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके कर लेना इसे। नेक्स्ट, शाबाश बच्चा शाबाश, भरपेट खाया है। यहां पर कह रहे हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस गैलेक्सी, मतलब सोर्स हो गया, आर फाउंड टू बी 2/3 as great as those of the same lines in the light from nearby stars। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं यार, लैंग्वेज क्या समझना चाह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हैं? आर्यन प्रकाश माइक म्यूट कर दो बच्चे। हाँ जी, क्या मतलब समझ में आ रहा है यार इसका बताओ। फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस गैलेक्सीज आर फाउंड टू बी 2/3 as great as those of the same lines in the light from the nearby stars। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या है ये? यहाँ से अच्छा बताओ क्या सर लग रहा मतलब नियर बाय स्टार्स जो है सर, उनकी जो भी स्ट्रेंथ है सर, वो गैलेक्सी उसकी 2/3 है। है? एक्चुअली देखो क्या होता है जब रिसीडिंग होती है, मतलब रिसीडिंग का मतलब होता है दूर जाना, अवे। तो रिसीड करते वक्त अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी एमिट करने वाली ज्यादा होती है या रिसीव करने वाली ज्यादा होगी, अगर इसको देखो। ये तो कॉमन फिनोमिना है। हाँ, सर एमिट करने वाले ज्यादा ये कॉमन फिनोमिना है, ये साउंड में भी होता है कि अगर सोर्स दूर जा रहा हो या फिर हम सोर्स से दूर जा रहे हो तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम मिलती है, और पास जाने पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो यहां पर जो गैलेक्सी है वो रिसीडिंग है, मतलब दूर जाने वाला है आपका ये। तो जो फ्रीक्वेंसी वो रिसीव कर रहा है वो 2/3 है उस फ्रीक्वेंसी की जब वो स्टेशनरी रहा होता, नियर बाय स्टार्स होते। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं F इक्वल्स टू 2/3 ऑफ F0। अब आप यहाँ पर F का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। F का फॉर्मूला लगाएंगे F0 इंटू रूट ऑफ C माइनस V अपॉन C प्लस V। दिस इज गिवन एज 2/3 ऑफ F0। F0 कैंसिल करना है। अब यहाँ से V की वैल्यू जो भी आ जाए तुम्हारी, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, इन टर्म्स ऑफ C कितना आ जाएगा। मतलब लॉजिकल पार्ट नहीं है, और सिर्फ हालांकि सिलेबस में डिफाइन भी नहीं है ये भी बता दूं आपको, ये टॉपिक सिलेबस में लिखा भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से दे दिया था क्वेश्चन। चलिए, दो ये थे, उसके बाद इस पे है ये थोड़ा सा क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो तभी क्लैरिटी बनेगी आपको। क्लासिकल फिजिक्स, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है, न्यूटन वाली फिजिक्स में तीन बातें कही गई थी उस पूरे फिजिक्स में। पहली चीज, जो पार्टिकल का मास होता है वो हमेशा आप ये मानते हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड रहता है क्लासिकल फिजिक्स में। मतलब अभी जो आपने 4 चैप्टर खत्म किए हैं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ, वर्क एनर्जी और मोमेंटम वाला चैप्टर, तो उसमें कभी हम लोगों ने ये बात नहीं कही कि मास जो होता है वो स्पीड का फंक्शन होगा। कोई भी स्पीड होगी सेम मास आएगा। पॉइंट नंबर 2, मोमेंटम को डिफाइन किया था P इक्वल्स टू m इंटू वी, ये न्यूटन की फिजिक्स में। और तीसरा उन्होंने कहा था कि F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। ये 3 बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। और इन्होंने इसमें इश्यूज क्या थे वो बता दें आपको। इसमें इश्यूज ये हैं कि जो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी है उससे एक इक्वेशन बनती है जो कहती है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उनमें और एक काइनेमेटिक्स है जो कहता है कि V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाएं, F इज इक्वल टू कांस्टेंट रखें और टाइम को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें, और सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बताएंगे फाइनल वेलोसिटी किसको टेंड कर जाएगी? फाइनल वेलोसिटी अगर हम u0 मान लेते हैं और एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ के हिसाब से फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर दें और इनटू टी कर दें, और फोर्स हमारा कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। ये क्लासिकल फिजिक्स में मास भी कांस्टेंट, फोर्स भी कांस्टेंट, दोनों चीजें कांस्टेंट, और टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब सर सीधा सीधा इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। यानी कि स्पीड इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। ये न्यूटन फिजिक्स के हिसाब से हो रहा है। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स में स्पीड के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। एक पार्टिकल कितनी भी स्पीड पर चल सकता है, वो चाहे इनफाइनाइट स्पीड ही क्यों ना हो। नो लिमिट ऑन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, ये आपका क्लासिकल फिजिक्स के साथ हो रहा है। बट हम सबको पता है कि भी जो मॉडर्न फिजिक्स में है उसमें उसमें क्लियरली एक मैसेज ये आया है जो आइंस्टाइन वाली फिजिक्स है
कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल एक स्पेसिफिक स्पीड के बियॉन्ड नहीं जा सकता कभी भी, जिसको अल्टीमेट स्पीड कहा गया है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं न्यूटन लॉ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के रिजल्ट से मैच नहीं करता, बिकॉज इसके हिसाब से लिमिट स्पीड की कोई है ही नहीं। तो मोर देन लाइट स्पीड से भी हम पार्टिकल को चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का ड्रॉबैक क्या हो सकता है? क्या ड्रॉबैक हो सकता है इसके पीछे? तो इसके पीछे जो ड्रॉबैक था वो यही था, मतलब कि न्यूटन ने ये माना था ना, जो कि मास स्पीड के इंडिपेंडेंट है, इट वाज सेम एट ऑल द स्पीड। यही पॉइंट ड्रॉबैक बन गया न्यूटन फिजिक्स में, और इसको मॉडर्न फिजिक्स में रेक्टिफाई कर लिया गया कि मास जो होता है वो भी स्पीड के साथ साथ बदलता है, फंक्शन ऑफ स्पीड है। और वही चीज जो फेमस इक्वेशन है आपकी, वो ये चीज, ये m इक्वल टू, मैं फिलहाल इसको तो यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं भी लिख दूंगा आपको। तो ये जो फेमस इक्वेशन थी वो ये होती है दैट मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेस्ट मास, mr मतलब उसका रेस्ट मास, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये भी विदाउट डेरिवेशन है, दैट मास बदलता है। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो अलग मास होता है, ऑब्जेक्ट जब स्पीड में होता है तो अलग मास होता है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इज डिफरेंट ड्यूरिंग मोशन, इट इज डिफरेंट देन मास एट रेस्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास है वो ड्यूरिंग मोशन में है, कि बॉडी जब चलेगी तो उसका मास अलग हो जाएगा, बॉडी स्टेशनरी होगी तो अलग मास होता है। यही चीज न्यूटन में प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये माना था कि रेस्ट पे रखो चाहे बॉडी को मूव कराओ, मास में फर्क नहीं आता कोई। वो मास को एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी मानते थे न्यूटन वाले, और मॉडर्न वाले कहते हैं कि भैया मास भी बदलता है, जैसे जैसे स्पीड आएगी पार्टिकल में उसका मास बदलता जाएगा, और इस हिसाब से मोमेंटम की डेफिनेशन बदल जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स में मोमेंटम की डेफिनेशन बदल जाएगी। डेफिनेशन नहीं बदलेगी, डेफिनेशन तो इसका भी मास इंटू वेलोसिटी है, लेकिन यहां पर मास का, देखिए मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर मास है ये खुद फंक्शन ऑफ स्पीड है, ये अपने आप में फंक्शन है स्पीड का। जबकि यही चीज क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी जब कहते थे तो मास इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड माना गया है, इसको स्पीड के इंडिपेंडेंट माना गया है। न्यूटन ने इंडिपेंडेंट माना था, आइंस्टाइन ने डिपेंडेंट मान लिया कि नहीं मास भी बदलता है, और उस नए रिलेशन को इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि ये हो जाएगा एम। रेस्ट मास को कहीं कहीं पर एम नॉट से डिनोट करते हैं, तो फिलहाल मैं एम नॉट लिख दूंगा। और एक और काम करेंगे, इसको मैं गामा टाइम्स एम नॉट कर रहा हूँ यार, गामा टाइम्स एम नॉट, जिसमें गामा का मतलब है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये गामा है। तो क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा तो इसको मैं गामा से ही लिखूंगा, तो यहां पर हम गामा इंटू एम नॉट कर देते हैं। एम नॉट रेस्ट मास है, गामा इंटू एम नॉट इंटू वी। गामा के बारे में ध्यान रखना है, गामा क्योंकि ये फैक्टर बार बार आना है तो इसीलिए इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर भी स्पीड का टर्म है, ये मोमेंटम की वैल्यू है। एक बार पूरा लिख करके दिखा दे रहे हैं, एम नॉट वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये टर्म बन रही है, ये चीजें। अब इसको ग्राफिकली भी समझो यार, ये v बाई सी हमने लिया, हॉरिजेंटल एक्सिस पर v बाई सी लिया है, तो जब v बाई सी जीरो होगा तब क्या सिचुएशन होगी? v बाई सी जीरो यानी कि v इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली मोमेंटम का इक्वेशन देखोगे, v इक्वल टू जीरो मतलब मोमेंटम की वैल्यू जीरो। v बाई सी 1 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? v बाई सी इक्वल टू 1 करके देखो आप जरा, इसी एक्सप्रेशन में अगर डिनोमिनेटर का v बाई सी 1 के बराबर ले लें, मतलब पार्टिकल लाइट की स्पीड पर चलने लगा, v बाई सी इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस 1, मोमेंटम इन्फिनिटी। हाँ, तो इसका मतलब मोमेंटम इन्फिनिटी, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाहेंगे ना तो ग्राफ कुछ ये बनेगा, ये ग्राफ बढ़ता 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 और टुवर्ड्स इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। जबकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से यही ग्राफ कैसा बनता? क्लासिकल फिजिक्स में, बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम आप m इंटू वी लिख रहे हो, तो आप इसको
हाँ, स्ट्रेट लाइन। इसमें c डिवाइड कर दो, c मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब मोमेंटम बराबर मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इनटू v बाई c। तो v बाई c के प्रपोर्शन में है वो। जैसे जैसे v बाई c बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर मास को तो कांस्टेंट माना रखा है। तो अगर क्लासिकल फिजिक्स होता तो मोमेंटम और v बाई c में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहा होता। तो ये ग्राफ कुछ हद तक उससे मैच करेगा, लेकिन आगे चल करके ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता। मतलब जो ग्रीन ग्राफ है, ग्रीन कलर से जो ग्राफ है वो क्लासिकल फिजिक्स का ग्राफ है, और जो ये ब्लू कलर से आप दिखा रहे हो ये मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से ग्राफ है मोमेंटम का। क्योंकि जो लो स्पीड होती है ना, देखो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन भी दिखाएं आपको। इस मोमेंटम की इक्वेशन को देखो, ऐसा नहीं था कि न्यूटन पूरी तरीके से गलत थे भाई, ऐसा भी नहीं था। न्यूटन बस ये नहीं सोच पाए थे कि लाइट की स्पीड के आसपास भी चीजें चलती हैं, ये दिमाग नहीं लगा पाए वो। यहां पर एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कि अगर v काफी छोटा हो लाइट की स्पीड से, मतलब लो स्पीड के पार्टिकल्स की बात की जाए, तो मोमेंटम देखो जरा अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा। मोमेंटम की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे यहाँ पर, ये जो पावर -1/2 है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, ये प्लस हो गया, और यहाँ पर बन जाएगा v² डिवाइडेड बाय 2c², बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके। और ये वैल्यू कहाँ तक पहुंच जाएगी देखो आप, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c के चलते हैं तो। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, विदाउट बाइनोमियल भी देख सकते हो। अगर बिना बाइनोमियल के भी देखना चाहो तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है ये चीज देखिए, अगर v बाई सी बहुत छोटा है, इसका मतलब एक तरीके से v बाई सी का रेशियो काफी छोटा होगा 1 से। तो 1 माइनस v² बाई c² का जो टर्म है, 1 माइनस v² बाई c², ये लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 मान सकते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर रूट के अंदर का फैक्टर देख रहे हो, ये चीज, ये लगभग लगभग 1 के बराबर जब हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोमेंटम ऑलमोस्ट m0v रहेगा, यानी कि जो क्लासिकल फिजिक्स का फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं था कि न्यूटन की लॉ गलत है, फिर से बोल रहा हूं आपसे, ये समझ लीजिएगा, न्यूटन लॉज गलत नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो लॉज लो स्पीड पर बनाए गए थे, और आइंस्टाइन के जो लॉज है मॉडर्न फिजिक्स के लॉज, वो हाई स्पीड पर बनाए गए हैं। खाली इतना सा फर्क है। और अभी मैं ना इसको भी जस्टिफाई करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम न्यूटन का लॉ लगाएंगे या मॉडर्न फिजिक्स का लॉ लगाएंगे। रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ोगे तो आप लॉ कौन सा यूज करोगे उसमें से। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मोशन इज डिफरेंट देन द मास एट रेस्ट, कितना कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, वो कितने परसेंट का डिफरेंस आ जाएगा रेस्ट पे और मूव करने पर, जो मास में डिफरेंस है वो कितने परसेंट का डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर ये परसेंट अच्छा खासा है तब तो ये डिफरेंस कंसिडर करेंगे, और अगर ये परसेंट लो है तो हमें डिफरेंस को कंसिडर ही नहीं करेंगे। आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाते हैं। सर हाँ जी, सर तो लाइट का मास क्या होता है? एक मिनट, सब आ रहे आंसर है कि मैंने कहा ना, यही इसीलिए जनरल टॉपिक पढ़ाया था मैंने आज, कि जितनी आपके मन में क्वेरीज हैं पहले वो खत्म कर दें, तब जाके हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो डाउट्स हैं सभी के मन में होता है, ये क्यूरियोसिटी, मतलब ये देखो, पहले देखो, ये फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ v बाई सी विल द मेजर्ड मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सीड द रेस्ट मास बाय अ गिवन फ्रैक्शन। तो हमारा मास का फॉर्मूला ये है m इज इक्वल टू एम नॉट, और यहाँ पर है रूट ऑफ 1 माइनस v² डिवाइडेड बाय c²। मेजर्ड मास का मतलब जब वो चलेगा तब, तो मेजर्ड मास एक्सीड रेस्ट मास बाय अ फ्रैक्शन f, यानी कि जो f है वो m माइनस एम नॉट डिवाइडेड बाई m की वैल्यू है। फ्रैक्शन का मतलब डिफरेंस, एम नॉट रेस्ट का मास हुआ जब बॉडी स्टेशनरी है तब का मास हुआ, और m जब वो स्पीड पर है, मास एट स्पीड। तो स्पीड वाली मास और रेस्ट वाली मास का डिफरेंस अपॉन एम नॉट, सॉरी यह नीचे एम नॉट होगा, रेस्ट मास। तो ये आपका फ्रैक्शन दे रखा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से m की एक वैल्यू आ जाएगी यहां से m की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में m की वैल्यू आ जाएगी, ये रहेगा 1 प्लस f, अगर मैंने सही लिखा है तो, इंटू एम नॉट का।
और ये m यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 प्लस एफ टाइम्स एम नॉट इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से एम नॉट कैंसिल कर जाएंगे, तो अब आपको v बाई सी सॉल्व करना है कि v बाई सी की वैल्यू कितनी आएगी f के फॉर्म में, और ये लिखा हुआ है मैंने एक्चुअली यहाँ पर। तो v बाई सी की जो वैल्यू बन रही है वो रूट ऑफ f मतलब कि फ्रैक्शन इंटू एफ प्लस 2 और डिवाइडेड बाई एफ प्लस 1, ये बन रहा है फ्रैक्शन की वैल्यू। ये क्यों मैंने क्वेश्चन लिया है फिर बता दूं आपको कि v बाई सी मतलब कि v बाई सी का रेशियो डिसाइड करता है कि रेस्ट वाली मास में और स्पीड वाली मास में कितना फर्क आएगा। अब कुछ एक्चुअल डेटा दिखाते हैं आपको, एक्चुअल डेटा वो ये जेट फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसका v बाई सी, ये जो v बाई सी की कॉलम देख रहे हो ना, ये रियल डेटा है, ये कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं यूज करा जा रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअल डेटा है एक्सपेरिमेंटल। फाइटर जेट प्लेन, उसका v बाई सी 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6 है, और उसमें फ्रैक्शन आता है 10 टू द पावर -12, यानी कि 10 टू द पावर -10% का डिफरेंस होगा रेस्ट वाली मास में और मोशन वाली मास में। तो क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम कंसिडर करें? नो सर। मतलब नो सर। जेट प्लेन रुका हुआ हो और जेट प्लेन चलता हो, तो उसके दोनों मासेस का डिफरेंस 10 टू द पावर -10% में चल रहा है, तो इतने छोटे डिफरेंस को तो इग्नोर किया जा सकता है। यानी कि जेट फाइटर एयरक्राफ्ट के मास को आप कांस्टेंट मान सकते हो, और न्यूटन ने यही तो काम किया था। उन्होंने कौन से गलत काम किया था? अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड का v बाई सी 0.0001 है, करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 5 इंटू 10 टू द पावर -9, मतलब कि परसेंट हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर -7% का डिफरेंस अर्थ के मास में आएगा। तो इसका मतलब क्या ग्रेविटेशन चैप्टर में मास और स्पीड का कनेक्शन देखा जाए या इग्नोर कर दिया जाए उसे? आज तक कभी किसी ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि यार स्पीड और मास में रिलेशन होता है? यस सर। जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना छोटा फर्क है कि उस फर्क को इग्नोर करो। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, अब आप समझना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ इशारा है मेरा। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में एंटर करोगे तो आप अभी तो पढ़ भी चुके होगे, केमिस्ट्री भी पढ़ चुके होगे, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह कितने, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी वोल्ट की होती है बताएंगे? आयनाइजेशन एनर्जीज कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है हाइड्रोजन की, हीलियम की, या जो भी आपके बोर्ड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है ना 13.6, ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिया जा रहा है एग्जांपल। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है स्टेशनरी मास में और मूविंग मास में, वो 0.0001 यानी कि 0.01% का डिफरेंस। तो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम न्यूटन लॉ लगाएं या आइंस्टाइन वाला लॉ लगाएं? आइंस्टाइन। आप समझ लो मास में डिफरेंस 0.01% का आया है, तो न्यूटन लॉ वैलिड कर सकते हैं ना, न्यूटन लॉ गलत तो है नहीं। यस। हाँ, तो इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में मास और स्पीड का वेरिएशन इग्नोर किया जाता है। बाकी के दो आपसे मतलब नहीं है, लेकिन चारों से कोई मतलब नहीं है। बट धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी में जब एंटर कर जाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने लगते हैं। तब ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता है, 0.01 की जगह 10% आता है। जैसे नीचे आप देखो 10% है, तो जहां 10% का डिफरेंस है, 100% का 10 फ्रैक्शन है, डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो गया। जैसे 1%, 100%, तो ये अलग अलग मॉडर्न फिजिक्स के इवेंट्स से हमारे सिलेबस के पार्ट्स में नहीं है। बट ये मैं समझाना चाह रहा था कि जिन चैप्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं, हम जिन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं उनमें आपको बता देते हैं क्या है। तो आप पढ़ोगे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप मास को कांस्टेंट ही मानोगे। यहाँ पर रीजन समझ में आ गया क्यों रखना है इसमें। लेकिन जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे तो मास कांस्टेंट नहीं मानेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन एंड क्यू वैल्यूज में हम मास का चेंजेस मानते हैं कि m चेंज करता है वहां पर। तो यही डाउट आता है यार कि जब मन करता है मास कांस्टेंट मान लेते हैं, जब मन करता है मास को वेरिएशन मान लेते हो। ये चल क्या रहा है? तो चल कुछ नहीं रहा है, वो थ्योरीज हैं, और v बाई सी के रेशियो के अकॉर्डिंग कहीं पर वो इग्नोर हो जाता है और कहीं पर इग्नोर नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखने वाला बात है।
तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, बिकॉज ये एग्जाम्पल इंटेंशनली इसी पर्पस के लिए था, आपको बताने के लिए कि स्टेशनरी मास और स्पीड वाले मास में डिफरेंस कब कंसीडर करना है और आपको कब कंसीडर नहीं करना है। रेडियो एक्टिविटी के अलावा किसी भी न्यूमेरिकल में कंसीडर नहीं करेंगे इसको हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे, एक्सरेज वाले चैप्टर में नहीं करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते वक्त नहीं करेंगे, कहीं पर भी इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब की जो एनर्जीज होती हैं वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी कम होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन स्पीड डबल कर दी गई है 0.2 c से 0.4 c तक। बाय व्हाट रेशियो डज द मोमेंटम इंक्रीजेस? ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है क्वेश्चन। तो मोमेंटम का अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि m नॉट इंटू वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी v बाई सी स्क्वायर। तो इसको यूज कर लेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं इसका। तो इनिशियल मोमेंटम m नॉट v की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 c का बाय 1 माइनस और v बाई सी का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर, और बाद वाला मोमेंटम निकाल लेंगे यहाँ से। डबल कर देंगे तो इतना हो जाएगा, बाकी आप देख लेना पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की क्या वैल्यू आएगी, पी फाई अपॉन पी आई। ये इक्वेशन मैंने इसलिए बता दिया आपको, देखो इसलिए दिया है कि क्लासिकल फिजिक्स होती तो स्पीड डबल करने पर मोमेंटम कितना हो जाता है क्लासिकल फिजिक्स में, वो भी डबल हो जाता है। अब यहाँ पर डबल नहीं आएगा, पर्पस सिर्फ इतना है। क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते वक्त ये कहा जाता था कि अगर आप स्पीड डबल करोगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, बट मॉडर्न फिजिक्स में ऐसी चीज नहीं आ रही है। अब आपको ये बताना है कि ये मोर देन डबल आएगा या लेस देन डबल आएगा। बढ़ेगा तो, लेकिन ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, मोर देन 2 टाइम्स बढ़ेगा, लेस देन 2 टाइम्स बढ़ेगा। ये थोड़ा सा बताओ आप कि जो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का रेशियो है ये 2 होगा या मोर देन 2 होगा या लेस देन 2 होगा, ये चीज बतानी है तुम्हें बेसिकली। और एक्सप्रेशन लिखे हैं, डिराइव बस डिवाइड करके देखना है इसको। क्या लग रहा है आपको, ये डबल के बराबर ही है, मोर देन डबल कर दें इसको? बड़ा है। मतलब डबल से भी ज्यादा, मतलब स्पीड डबल करने पर मोमेंटम डबल से भी ज्यादा बढ़ रहा है, पी फाइनल बाई पी इनिशियल की जो वैल्यू बन रही है। यस सर। Yes, sir, greater than 2. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आइए। ये यहाँ पर है, ये बेसिकली ये है कि न्यूटन लॉ को अगर मॉडर्न फिजिक्स में इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या बनेगा। ध्यान से देखना, न्यूटन लॉ इन मॉडर्न फिजिक्स जो कहता है F इक्वल्स टू ma वाला। तो एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को एक पार्टिकल पर ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय द कांस्टेंट फोर्स F। तो न्यूटन लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू पुट करेंगे तो d बाई dt, मोमेंटम की वैल्यू रखोगे तो मोमेंटम डिफाइन किया गया है m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर v मतलब मोमेंटम मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से लिखो आप, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें वेरिएबल v है, ध्यान रखना यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी v है और डिनोमिनेटर में भी v है। तो ये डिफरेंशिएशन आपका जो मैथ वाला डिवीजन रूल होता है वो लगाओगे, यानी m नॉट और यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस इंटू डी वी बाई डी टी। बताना मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना इसमें दिक्कत होता है। v और ये मेरे ख्याल से हाफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, एंड देन मेरे ख्याल से माइनस 2v अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, शायद ऐसे कुछ आएगा। कुछ आप लोग भी देख लेना इसको यार। यस सर। ऐसे कुछ आएगा। Yes, sir. यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम अपना टाइम बचाएंगे थोड़ा सा। तो रिजल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लिखे हुए हैं पहले से आज, जैसे इसलिए कि थोड़ा टाइम बचे मेरा। तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है f अपॉन m नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये आता है एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ के हिसाब से। मतलब न्यूटन लॉ गलत नहीं है, बार बार मैं तुमको यही समझा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग ये मानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है। F इक्वल टू dp बाई dt तो आज भी वैलिड है। न्यूटन का लॉ ये था, न्यूटन का लॉ F इक्वल टू ma थोड़ी है, वो तो हम लोग मानते हैं F इक्वल टू ma को लॉ। जब न्यूटन जिंदा थे तब उन्होंने कभी अपने लॉ में F इक्वल टू ma नहीं कहा, उन्होंने हमेशा ये कहा कि dp बाई dt होता है फोर्स। और लॉ, वो लॉ जो 400 साल पहले दिया गया था, वो मॉडर्न फिजिक्स में भी एज इट इज वैलिड है। F इक्वल टू dp बाई dt यहाँ पर भी काम कर रहा है।
बट मोमेंटम का फॉर्मूला बदल गया सिर्फ। भाई पहले हम F अपॉन मास को एक्सेलरेशन कहते थे, अब हम एक्सेलरेशन F अपॉन मास के अलावा स्पीड पर भी आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड पे भी करेगा। और इसीलिए क्या होता है देखिए, जैसे जैसे स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी, आप खुद सोचो, एक्सेलरेशन रिड्यूस करता जाएगा। एंड व्हेन v बाई सी इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? v बाई सी इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन सर 0 0, यानी कि वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। यानी कि जैसे ही लाइट की स्पीड के बराबर कोई पार्टिकल पहुंचेगा, उस पार्टिकल में कभी कोई एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। वो तो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए नहीं। कैसा भी फोर्स लगा लो, वेरिएबल फोर्स कर लो, तब भी लगाओ तब भी यही होगा। ये तो हमने कांस्टेंट फोर्स को लेकर डिराइव किया है आपको। यही तो इश्यू था पिछली बार कि न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से हम इनफाइनाइट टाइम का वेट करेंगे तो इनफाइनाइट स्पीड आ जाएगी, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में उस चीज को सही कर दिया गया कि आप चाहे जितना मर्जी टाइम वेट कर लो, आप लाइट की स्पीड के बियॉन्ड कभी नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन भी स्पीड का फंक्शन है। स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। और इसीलिए v इक्वल टू सी को अल्टीमेट स्पीड कहा गया है कि नो पार्टिकल, दुनिया में कोई पार्टिकल इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकता कभी। सर हाँ जी सर, ये मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि जो है एक्सेलरेशन स्पीड का फंक्शन है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे स्पीड बढ़ेगी एक्सेलरेशन कम होता जाएगा? भैया, अब इसका ऐसा क्यों? सिग्निफिकेंस, अरे तो ये सिग्निफिकेंस उससे है ना कि मास बदल रहा है, उसका बॉडी का मास चेंज हो रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसमें एनर्जी डेवलप होगी। और अभी अभी आपको आप बताएंगे कि मॉडर्न फिजिक्स का एक और पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का एक और कहना है कि एनर्जी और मास अलग अलग चीजें नहीं है। अगर किसी बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब उसका मास कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जो भी मतलब अभी रिलेशंस हैं इसके। ओके अभी थोड़ा समझो, वेट बता रहे हैं, ये हो गया। तो ये इसका कंक्लूजन है दैट नो पार्टिकल कैन एवर अटेन ए स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस। मतलब v और c, मतलब कोई भी पार्टिकल दुनिया का लाइट की स्पीड पर नहीं चल सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके बाद अब एनर्जी पे आ जाओ। ये तो हो गया न्यूटन लॉ। इसका मतलब देखिए, न्यूटन लॉ वैलिड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। और स्पेशल केस लगा लो आप, न्यूटन लॉ का स्पेशल केस लो स्पीड वाला, यानी कि v बाई सी काफी छोटा हो अगर 1 से, तो हो गया एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। तो अगर कोई सर हाँ जी, सर तो टाइम मशीन की थ्योरी हाइपोथेटिकल है ना? नहीं भैया, सर कहाँ जब के? वहां तक पहुंच ही नहीं सकते तो सर कैसे बोल सकते कि सर टाइम के पीछे चले जाएं? अच्छा, वो फैक्ट कह सकते हो, ठीक है, हाँ, मतलब लाइट स्पीड तक नहीं जा सकते, तो वो तो वैसे भी साइंस फिक्शन है यार, वो तो ठीक है। अभी आज की डेट पे ऐसा लग रहा है, हो सकता हो कल को कोई थ्योरी आ जाए, पता नहीं, कौन जानता है साइंस में। अभी फिलहाल आज की डेट पे तो यही बात है। आगे देख लो। अच्छा, जल्दी से एक और बता दे। हाँ, रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसको भी ध्यान से देखना, ये हेल्प करेगा, बता रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी में, स्पेशली क्यू वैल्यू निकालते वक्त। रेडियो एक्टिविटी में इस कंसेप्ट को समझने में हेल्प करती है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी को क्या डिफाइन किया गया है? एज द वर्क डन बाय द फोर्स इन एक्सेलरेटिंग अ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू सम वेलोसिटी, वर्क बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर भी वैलिड है। आपको अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैकेनिक्स में कही गई सारी बातें यहाँ पर काम कर रही हैं, बट अलग तरीके से काम कर रही हैं। तो वर्क डन, हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F इंटू डी एस होता है। 1 डायमेंशन का एग्जांपल लेके चलो। और जो वर्क डन है, यही काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ना, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फोर्स को डिफरेंशिएशन न्यूटन लॉ से डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम एम नॉट वी बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
बट ये ध्यान रखना है मोमेंटम बदला है यहाँ पर। सर फिर तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें हो रहा है, होल्ड कर रहा है। एक मिनट बच्चा, सब आएगा, परेशान मत होइए, आपको सब समझा रहे हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ कि तुम्हारे मन में जितने डाउट्स हैं वो इस लेक्चर के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे चैप्टर स्मूथली चलेंगे, वरना चैप्टर के बीच बीच में परेशान हो जाएंगे हम लोग। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस मोमेंटम, ये चीज हो गया, और इनटू ds, ये बना आपका आंसर। और इसकी लिमिट रख देंगे, अभी बता रहे लिमिट कैसे रखेंगे। यहाँ पे जो ds बाई डी टी है, इसको भी आप वन डायमेंशन में कुछ कर सकते हो, ds बाई डी टी को सर डीवी। dv। तो अब ये बना डिफरेंस, ये एक d रह गया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है, ये बचा है ऊपर न्यूमरेटर वाला। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब ये पूरी चीज जानते हो क्या बन जाएगी, ds बाई डी टी को v लिख देंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ m नॉट v डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे इसका, क्योंकि यहां पर भी थोड़ी मैथ आ जाएगी इसमें, और इसकी लिमिट 0 से लेकर के कुछ स्पीड v तक रखेंगे। एम नॉट तो बाहर आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और फिर उसके बाद एक और v है, और फिर ये चीज इंटीग्रेट होनी है। तो एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम लग जाएगा इसमें v, और ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम m नॉट बाहर आ जाएगा इसमें, इस एक्सप्रेशन से m नॉट की वैल्यू को बाहर ले आओ, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस v इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और माइनस 2v बाई सी स्क्वायर इंटू डी वी। एक बार बोलना, सही लिखा है ना, हमने सही लिखा है, क्योंकि ये डिवीजन वाले में बार बार मेरे को कंफ्यूजन रहती है। सही है वैसे, मेरे ख्याल से ये Yes, sir, सही है। ठीक है ना। तो बच्चा हाँ, मतलब ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, हटाओ इसको, स्किप करते हैं यार। अभी मैं सिर्फ आंसर पे आ रहा हूँ, सीधे आंसर पे आ रहा हूँ, इसके आगे अगर देख लेना आप, अगर आपको मन करे तो करना, अदरवाइज क्योंकि डेरिवेशंस की नीड नहीं है मेरे को। एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास, वो बता दूं क्या आएगी आपको। ये जब पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे, सब कुछ आपका सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का टर्म ये आता है, एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। ये टर्म आता है आपका पूरा रिजल्ट आने के बाद, इंटीग्रेशंस करने के बाद, इंटीग्रेशंस करने के बाद ये रिजल्ट बनेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है इन मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों में ही। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो पहला टर्म है, काइनेटिक एनर्जी में जो फर्स्ट टर्म देख रहे हो, ये तो डिपेंडेंट ऑन स्पीड है, लेकिन इसी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन में एक दूसरा टर्म भी है जिसका स्पीड से कोई मतलब नहीं। पहले तो तुमको ये वेरीफाई कर देखो, और ये जो एम नॉट सी स्क्वायर का टर्म है, जो कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, इसको नाम दिया गया है किसी भी पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग उसकी रेस्ट एनर्जी का, ई आर से डिनोट करेंगे इसको, डिनोटेड बाय रेस्ट एनर्जी, ई रेस्ट। और ये जो एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसको एनर्जी का नाम दिया गया है, दिस सिंपली एनर्जी। यानी कुल मिलाकर के एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन है, यहीं पर प्रॉब्लम होती है समझने में। रेडिएक्टिविटी में खासतौर पर दिक्कत आती है, और वो भी जब डिके वाले प्रोसेस पढ़ते हो आप, अल्फा डिके और बीटा डिके, वहां पर जब क्वेश्चंस आते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी वगैरह की, तो तब समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो आप ध्यान देख लो, एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी, मतलब इस टर्म को कह रहे हैं एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये टर्म आपकी एनर्जी है, और माइनस एम नॉट सी स्क्वायर को रेस्ट एनर्जी कहा जा रहा है।
सो लेफ्ट हैंड साइड E मतलब एनर्जी, राइट हैंड साइड E रेस्ट मतलब रेस्ट एनर्जी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, बोले। अगर पोटेंशियल कंसीडर करेंगे तो वो भी राइट हैंड साइड पे जुड़ जाएगा। बच्चा एक मिनट फिर बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की मॉडर्न फिजिक्स में कोई बात नहीं की जाती है। मॉडर्न फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं। मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ एनर्जी की बात की जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक मैग्नेटिक की नहीं, सिर्फ एनर्जी। जो बात की जाती है वो ये देखो, डेफिनेशन वही है जो क्लासिकल फिजिक्स की है, लेकिन रिजल्ट अलग है। क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का ऐसा कोई फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं हमने। आप देख लो, लो स्पीड पर क्या बनेगा, आपको दिखाते हैं। लो स्पीड पर सिचुएशन क्या बनेगी, मतलब v/c अगर काफी छोटा हो, लेस देन 1, बहुत छोटा हो, तो क्या बनेगा लो स्पीड पर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, उसका जो पहला टर्म है, ध्यान से देखना, पहला टर्म है m0c², और ये जो डिनोमिनेटर है, आपको समझाते हैं यहां पर क्या फर्क पड़ता है। m0c², और डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर है √1 - v²/c², इसको पावर के फॉर्म में ले जाएंगे और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो ये 1 + v²/2c² आ जाएगा, और -m0c² आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो हाफ m0v² बन जाएगा। चेक करके देख लेना, आप अपनी कॉपी पे अपने आप करके देखो। तो अब आपको समझ में आ गया कि न्यूटन लॉ कहीं पर भी गलत नहीं है। हाँ, वो कंप्लीट नहीं था, बस ये कह सकते हो। गलत नहीं था, बट कंप्लीट नहीं था। वो लो स्पीड के लिए काम कर रहा था, हाई स्पीड पर वो लॉ काम नहीं कर रहा था, तो उसको अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूटन लॉ को अपग्रेड कर दो, वो आइंस्टाइन का लॉ बन गया। कोई नया लॉ थोड़ी है कि हम न्यूटन के लॉ को बिल्कुल गलत कर दे रहे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको ये चीज? यस। ठीक है। तो अब रेस्ट एनर्जी, हम लोग जब भी एनर्जी बोलेंगे ना, ध्यान रखना, जब मैं बोलूंगा एनर्जी, ये किसी भी चैप्टर में ये लिखा हो एनर्जी, तो आप कभी उसको काइनेटिक ना मानना। यहां काइनेटिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एनर्जी की बात की जाएगी। और एनर्जी क्या है वो देख लो। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का सिर्फ एक मतलब है, एनर्जी का मतलब रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म। समझ पाए? मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। मैं आगे जब भी किसी भी चैप्टर में बोलूंगा ना एनर्जी, तो आपके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए उस टाइम पर कि यार ये कौन से एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही एनर्जी की बात करूंगा, और मैं क्या, पूरी मॉडर्न फिजिक्स में एक ही एनर्जी की बात की जाती है, और वो है रेस्ट एनर्जी m0c² और प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको भी रुकते हैं 2 मिनट के लिए, और ये पॉइंट्स आपको बता दिए, ताकि आगे के जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे। क्या मॉडर्न फिजिक्स में कभी भी कोई क्वेश्चन कोलिजन का आएगा तो मोमेंटम कंजर्व करना है, बट मोमेंटम का फॉर्मूला अलग है। मोमेंटम का फॉर्मूला ये वाला है, m0v/√1 - v²/c², इसको लेकर के कंजर्व करना है। दूसरा, मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी बन जाती है जब v/c 0 को अप्रोच करता है, क्लासिकल फिजिक्स हो गई। टोटल एनर्जी, फिर से बोलना, यहां कौन सी एनर्जी की बात की जा रही है? क्लासिकल फिजिक्स में टोटल एनर्जी का मतलब होता था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मॉडर्न फिजिक्स में टोटल एनर्जी बोलने का क्या मतलब है? किस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग? टोटल एनर्जी मतलब क्या है? ये रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये चीज कंजर्व होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी अकेले कंजर्व नहीं हो सकती। देयर इज नथिंग लाइक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ये है मॉडर्न फिजिक्स में चलता है। लेकिन सर दूसरा वाला टर्म तो कांस्टेंट ही है। नहीं, अभी आपको लग रहा कांस्टेंट है, बता रहे हैं कि नहीं है वो। हम इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चा, कीप इन माइंड, इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वार्निंग पहले दे रहा हूँ कि ऐसा कोई भी लॉ अपनी तरफ से मत बना लेना जो आगे के चैप्टर में हमें दिक्कत करे।
और E will approach the classical value when V by C approaches to 0। ये पीछे आपको दिखा दिया है कि जब V by C टेंडिंग टू 0 हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम नॉट V स्क्वायर बन जाता है। तो ठीक है, और यहाँ पर रेड लाइन से बिल्कुल क्लियरली ये चीज समझी गई है। अभी किसी बच्चे ने पूछा था कि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे जो बड़ा डेवलपमेंट है वो यही डेवलपमेंट है कि जो मास और एनर्जी की बात की जाती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है ही नहीं, वो एक ही है। तो सेपरेट कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स आर प्रॉपरली अ सिंगल वन, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दो बातें अलग से नहीं की जाएंगी। हम सिर्फ एक बात करेंगे और वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मास कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट व्हेन दिस हैपेंस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी simultaneously vanishes or comes into being and vice versa। mass and energy are different aspects of the same thing। और यही आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है that energy is equivalent to mass equal to mc square। ये उसी स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं आप, उसी फेमस इक्वेशन के बारे में कि एनर्जी और मास अलग अलग मत देखिए आप, क्या मास अलग कंजर्व कराएंगे एनर्जी अलग कंजर्व कराएंगे, ये नहीं चलता है यहाँ पर। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। ये सोलर रेडिएशंस का एग्जांपल लो आप, और ये मे बी जेई मेन के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं उल्टे सीधे। सोलर रेडिएशंस की बात की जा रही है कि जो हमारा सन है उसके थ्रू एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सन, मतलब इतनी लाइट सन से हमारे अर्थ पे आती है। 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर और परपेंडिकुलरली आ रही है। और यहीं से कहा जाता है, आपने भी सुना भी होगा मेरे ख्याल से कई बार कि सन की एक लाइफ है, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर के बाद ही खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग। कितने बिलियन ईयर्स के बाद जो है वो सन जो है वो बचेगा ही नहीं, लाइफ नहीं है इसकी। तो हाउ मच डज द मास ऑफ सन, क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो मास ऑफ सन है वो डिक्रीज कर रहा है पर सेकंड, कम होता जा रहा है उसका मास। और यहीं से साइंटिस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि सन की लाइफ कितनी है, मतलब कब तक ये लाइट देता रहेगा इस दुनिया को। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहां से जब एनर्जी निकल रही है, और आइंस्टाइन ये कहते थे कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा आपको, एनर्जी अगर कहीं से आई है तो इसका मतलब वहां मास डिस्ट्रॉय हुआ है, मास डिस्ट्रॉय हुआ होगा तभी एनर्जी आएगी। तो कितनी एनर्जी अर्थ पे आ रही है जरा बताएंगे आप, कितनी एनर्जी अर्थ के ऊपर आ रही है बताएं। दे रखा है आपको 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। इसको टेक्निकली सोलर कांस्टेंट का भी नाम देते हैं या इंटेंसिटी का भी नाम देते हैं इसको सोलर कांस्टेंट कह सकते हो, इंटेंसिटी कह सकते हो। तो बताएंगे टोटल कितना एनर्जी अर्थ पर गिर रहा है यार, बताओ कुछ आपको आइडिया है? लग रहा है इसको पढ़ करके कितनी एनर्जी अर्थ के ऊपर गिरेगी? 1.4 इंटू 10⁻³ किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर दिया, बट ये पर स्क्वायर मीटर है। तो किचन इंटू क्या करेंगे, इंटू कितना एरिया मल्टीप्लाई करें इसमें? 2πr²। अब ये बताओ 2πr² करेंगे या πr² करेंगे? सर πr² करेंगे सर, वो आधे ही में जा रहा है ना, बाकी आधा तो वैसे ही रहेगा। तो अर्थ स्फीयर है ना, तो आधा एरिया तो 2πr² करेंगे। बच्चा एक बात बताऊं, देखो सन से जो लाइट निकलती है ना, वो निकलते वक्त तो डाइवर्जिंग बीम होती है, इसका कुछ बहुत टेक्निकल डाइवर्ज, लेकिन अर्थ तक आते आते वो पैरेलल बीम बन जाती है। और आप ना, अब ये इसीलिए होता है कि बच्चा फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी बनाया करो, फॉर्मूले से ये बातें नहीं हो पाती है। देखिए जब ये लाइट अर्थ के ऊपर गिरती है तो आप इस बीम का क्रॉस सेक्शन देखते हो, और बीम का क्रॉस सेक्शन मतलब अर्थ का ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। आपको पता है कि इंटेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यही नहीं पता है कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करते हैं। जिस सरफेस पे लाइट गिरी है उसका एरिया मल्टीप्लाई करते हो, या जो बीम ऑफ लाइट आई है उस बीम का एरिया मल्टीप्लाई करोगे?
पावर बीम ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर जो एरिया बनेगा, तो बीम तो पैरेलल बीम है ना यहाँ पर, तो उस पैरेलल बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर थोड़ी होगा। यानी यहाँ मल्टीप्लाई पाई इंटू आर स्क्वायर ही होगा। आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर। इसको समझना कंसेप्ट को यार। जो जब भी आप लाइट बीम को यूज करते हो, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम, तो कभी भी इंटेंसिटी के साथ जब एरिया मल्टीप्लाई करना होता है तो ये एरिया हमेशा बीम का होता है। जिस बीम की पावर आप निकालते हो, पावर भी बीम की निकाली जाती है, इंटेंसिटी भी बीम की निकाली जाती है। सरफेस का तो एरिया इल्यूमिनेट होता है, सरफेस, उससे मतलब नहीं है हमें। तो इतनी एनर्जी हमारी पर सेकंड जा रही है, और जो ये एनर्जी पर सेकंड आ रही है इसको हम लिखेंगे मास इंटू सी स्क्वायर का टर्म। यहां से m निकालोगे, एनर्जी बराबर m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको फिर इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ, मुझसे छूट गया शायद यहाँ पर, मेरे ख्याल से दूसरा डेटा आ गया है। आंसर ये है 4.4 इंटू 10⁹ किलोग्राम। भेज दूंगा, इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। सर ये चेंज इन मास आया। हाँ, अर्थ का सन का मास कम हो रहा है, उसमें एनर्जी कैसे निकलेगी भाई बिना मास? अब आप समझो तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मास और एनर्जी अलग अलग नहीं है। किसी चीज से अगर एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब उसका मास कम हो रहा होगा, और किसी चीज में एनर्जी ऐड हो रही है इसका मतलब मास बढ़ेगा। ये तो समझा रहे कि ये अलग अलग चीजें नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स में अलग थे, मॉडर्न में सब एक ही है। एक और एग्जांपल लो ना। अभी आप देखो, स्टेशनरी बॉडी एक्सप्लोड कर गया 2 फ्रेगमेंट्स में जिनके मासेस 1 किलोग्राम के हैं, एंड मूव अपार्ट एट a स्पीड ऑफ 0.6 c रिलेटिव टू द ओरिजिनल बॉडी। फाइंड द मास ऑफ ओरिजिनल बॉडी। अभी आप अगर आप झटके में चलो तो क्या करोगे? अगर एक बॉडी m मास की रेस्ट पे है और वो कह रहा है कि वो 2 फ्रेगमेंट्स में टूटा, और वो 1 किलोग्राम के 2 फ्रेगमेंट्स हैं, क्लासिकल फिजिक्स होती तो हम क्या बोल देते कि ओरिजिनल मास कितना होता? 2 kg. 2 kg. अब लिखोगे 2 kg? No sir. No sir. यही तो कहानी है कि मास नहीं कंजर्व है भाई। लेकिन ये जरूरी है, ये दोनों 1 किलोग्राम चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.6 c के बराबर। लेकिन कैपिटल M, अच्छा कैपिटल M 2 किलोग्राम से ज्यादा होगा या कम होगा, इतना ही बता दो। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा। कैसे पता आपको 2 किलोग्राम से ज्यादा मास रहा होगा, ये कैसे पता? 2 किलो के मास में भी टूटा और एनर्जी भी निकली है। अब आपको न्यूक्लियर फिजन समझ में आया? अगर इस क्वेश्चन को समझ जाओ तो न्यूक्लियर फिजन का कंसेप्ट समझ पाओगे। यस सर। क्या होगा? जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा और जो डॉटर न्यूक्लियाई है, किसका मास ज्यादा होगा? पेरेंट। समझ जाइए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये कोई चैप्टर तो नहीं है, लेकिन बाकी कई चैप्टरों के लिए मेरे को हेल्प जरूर कर रहा है। तो कैपिटल M, अब इसमें क्या कंजर्व कराएंगे? मास और एनर्जी का कंजर्वेशन। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर एनर्जी कितनी लिखोगे? तो लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी कैपिटल M इंटू सी स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड की एनर्जी है। राइट साइड की एनर्जी, तो राइट साइड की एनर्जी क्या लिखेंगे बताओ? अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, अभी हमने यहां पर बताया था एनर्जी का मतलब रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और रेस्ट एनर्जी m0 c स्क्वायर, या फिर ये पूरा फॉर्मूला लगा दें। तो यहां पर जो एनर्जी लिखेंगे ना, यहां पर एनर्जी ये लिखेंगे, इसका m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ये वाला एक्सप्रेशन है हमारा, ये चीज m0 c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसी को हम टोटल एनर्जी कहते हैं।
इसी चीज को टोटल एनर्जी, ये चीज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इसका डबल करेंगे क्योंकि ऐसे दो पार्टिकल्स हैं, और ये इक्वेट कर दो आप, ये कंजर्व होगा इसमें, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। और यही मैंने कीप इन माइंड का पहला पॉइंट लिखा है, द टोटल एनर्जी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। और टोटल एनर्जी मतलब फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, टोटल एनर्जी का मतलब एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये चीज कंजर्व हो जाएगी। सर मोमेंटम भी नहीं होगा इसमें? मोमेंटम होगा, मना कहाँ किया, देखो ना मोमेंटम कंजर्व है, अल्फा डीके में कराते ही कंजर्व, बीटा डीके की इक्वेशन देखो आप, उसमें मोमेंटम कंजर्व कराते हो। ये तो पहले बता दे रहे हैं कि ये सब कॉमन चीजें हैं, मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला अलग है, उससे कोई नई इक्वेशन नहीं आएगी ना यार, मोमेंटम तो ऑलरेडी कंजर्व हो गया। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मोमेंटम तो जीरो हो ही गया राइट साइड पर। यस सर। तो उससे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना, कोई चीज सॉल्व होकर के नहीं आ पाएगी। अब मेरा मास निकालो कितना आएगा, आंसर 2.5 किलोग्राम आना चाहिए। ये सी स्क्वायर कैंसिल करिए, और ये दे रखा है v की वैल्यू 0.6 सी, मतलब v बाई सी की वैल्यू 0.6 दे रखी है। तो एक बार करके देखो, आंसर 2.5 किलोग्राम होना चाहिए कैपिटल एम का, और एम नॉट 1 किलोग्राम दे रखा है। यस सर। आ रहा है 2.5? यस सर। अब मैं फिर Yes, अच्छा समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको न्यूक्लियर फिजन का फिनोमिना समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर फिजन यही चीज तो है कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में स्प्लिट कर गया। यस सर। ठीक है, चलिए सर। हाँ जी बताओ। सर जिस इंटेंसिटी की लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है वो उस सरफेस के शेप पे डिपेंड ही नहीं करती। इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो सोर्स पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे कैसे पड़ेगा। अच्छा एक बात है, एक कमरे में बल्ब लगा है तो बल्ब की इंटेंसिटी कमरे के डिजाइन पे डिपेंड करेगी। उस बल्ब को उस कमरे से निकाल के कहीं और ले जाओ तो बल्ब तो उतनी ही पावर का रहेगा ना, 100 वाट का पावर है, 100 वाट का ही पावर रहेगा, कहीं भी लगा लो उसको। पावर और इंटेंसिटी तो सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, आपके सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी है। सरफेस तो रिसीवर होता है लाइट का। सरफेस की डिजाइन ये बताएगी कि हम कितनी लाइट रिसीव करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को बताओ, एट व्हाट स्पीड डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू द रेस्ट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी इन क्या है, देखिए टोटल एनर्जी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, टोटल एनर्जी वाज इक्वल टू द रेस्ट एनर्जी, टोटल एनर्जी वाज रेस्ट एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस बात को ध्यान में रखना। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है एम नॉट सी स्क्वायर बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट एनर्जी इज एम नॉट सी स्क्वायर। और क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी बराबर हैं, यानी यहाँ पर भी एम नॉट सी स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर ही है उसको। अब इससे v बाई सी निकालना आपको कितना आएगा, यानी कुल मिलाकर के 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो 2 बन रहा, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, यहाँ से 3/2। तो √3/2c। इस तरीके से आएंगे फॉर्मूले वाले ही। यहाँ आइए एक और लास्ट पॉइंट पर जाते हैं, रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड एनर्जी। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये रिलेशन क्या था बता दूं आपको पहले। तो क्लासिकल फिजिक्स में जब आप एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकालते थे तो ये कहा जाता था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये क्लासिकल फिजिक्स में था। मॉडर्न में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी का फॉर्मूला है एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको एनर्जी कहा गया है। मॉडर्न फिजिक्स में मोमेंटम का फॉर्मूला है एम नॉट वी बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूलेस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं जानबूझ करके एक काम करने वाला हूँ, ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और इसमें हम सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे पी स्क्वायर के फंक्शन में, पी स्क्वायर करने के बाद सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एम नॉट
सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाहर, और ये बचेगा आपके लिए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसको पूरा पूरा सिंप्लीफाई करके आपके पास एक रिलेशन आ जाता है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर टू द पावर 2। ये पूरा टर्म आ जाता है। इसी को, इसका कोई यूज नहीं है, मतलब वैसे आपको ध्यान रखना है। लर्न तो क्या करोगे इसको, बस किसी और पर्पस के लिए बताया मैंने। ये रिलेशन है एनर्जी और मोमेंटम का, बड़ा अजीब से रिलेशन है, बट इसकी जरूरत हमें क्यों है बता रहा हूं आपको, इसकी जरूरत क्यों है। क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स यानी जिसमें न्यूटन वाली फिजिक्स होती है उसकी बात कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स में एक पार्टिकल में अगर 0 मास है, पार्टिकल ऑफ 0 मास, बताओगे उसमें कितना मोमेंटम और एनर्जी होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी क्लासिकल फिजिक्स के सर साथ। 0 0 0। मॉडर्न फिजिक्स में आ जाओ, एक पार्टिकल का 0 मास है, 0 रेस्ट मास, यानी एम नॉट 0, एम नॉट 0 कर दो, राइट हैंड साइड पर एम नॉट 0 कर दो, रिलेशन क्या बचेगा, ई इक्वल टू पी इंटू सी, एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज फॉर द मासलेस पार्टिकल। इसमें P तो m0 B हो जाएगा, वो m0 0 नहीं रखेंगे वहाँ पे। उसका मोमेंटम भी तो मास से ही आएगा। यहीं से प्रॉब्लम आएगी, देखो बताता हूँ अभी आपको क्या होगा। अब आप बोलोगे मोमेंटम क्या आएगा, है ना, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही सारे क्वेश्चन पूछ भी रहे हो आप लोग, और अच्छी बात है। आपने कहा कि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी से आएगा, ठीक है बच्चे। अब सुनो, अगर m नॉट 0 है, अगर मोमेंटम में m नॉट का टर्म 0 हो गया, और सपोज करो v कुछ है, v की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपके हिसाब से मोमेंटम की वैल्यू तो 0 आएगी। यही डाउट है ना कि मोमेंटम की वैल्यू 0 आएगी। यस सर। जी सर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि v इक्वल टू सी हो जाए, तो अगर v और c बराबर हो गए तो, और m नॉट 0 हो जाए, m नॉट 0 हो और v इक्वल टू सी हो, तो m नॉट 0 न्यूमिनेटर 0 हो गया, और v इक्वल टू सी 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा सर, और वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है। वो कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों रिलेशन साइमल्टेनियसली होल्ड करने हैं। मोमेंटम की रिलेशन को भी होल्ड करना है और E इक्वल टू पीसी भी होल्ड करना चाहिए। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि अगर बॉडी मासलेस है तो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से मैच करनी चाहिए। बड़े लोचे हैं मॉडर्न फिजिक्स में भाई, ये बात समझने में बड़ी दिक्कत होती है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। और होता क्या है कि ज्यादातर जगहों पर डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। पहला दिन, पहला लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू, फंस गए। समझा तो है नहीं हमने सब चीजों को, और घुस गए उसमें, एंटर कर गए, वैसे ही एंटर कर गए। अब आपको समझा दिया मैंने, आपको बताओ कि मासलेस पार्टिकल में एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, लेकिन उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। और यही स्टेटमेंट यहां पर लिखा जा रहा है मासलेस पार्टिकल के बारे में। अ पार्टिकल हुज मास इज 0 मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, मासलेस पार्टिकल की स्पीड मतलब लाइट की स्पीड। और उल्टा कर दो, अ पार्टिकल, उल्टा भी कर सकते हो, अ पार्टिकल हुज स्पीड इज मेजर्ड टू बी लाइट स्पीड शुड हैव 0 मास। और ये रिलेशन होना चाहिए, एनर्जी बराबर मोमेंटम इनटू स्पीड। मॉडर्न फिजिक्स में मासलेस पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उनका मोमेंटम भी एग्जिस्ट करेगा, उनकी एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी, स्पीड भी होगी उनमें। क्लासिकल में ये सब 0 हो जाता है। क्लासिकल में मासलेस पार्टिकल होता ही नहीं है, फिर भी आप न्यूमेरिकल करते थे नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल में तो मासलेस माना था हम लोगों ने, मासलेस रॉड मान लो,
मासलेस पुली, मासलेस थ्रेड, लेकिन उनकी एनर्जी कभी नहीं कंसिडर करी, उनका मोमेंटम कंसिडर नहीं किया हमने कभी। ऐसा नहीं था कि क्लासिकल फिजिक्स में बॉडीज को मासलेस माना नहीं गया था, लेकिन उनमें ना तो कुछ मोमेंटम था, ना कोई एनर्जी थी। क्वेश्चन करते समय आज तक कभी पुली का मोमेंटम लिखा हम लोगों ने? कभी स्ट्रिंग का मोमेंटम लिखा? कभी नहीं। यही चीज न्यूटन और आइंस्टाइन के बीच में फाइट हुए। ये कह रहे हैं कि भैया अगर बॉडी में मास नहीं है तो भी एनर्जी होगी, तो भी मोमेंटम होगा, बट एक कंडीशन लगा दी कि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। और एक जो सबसे फेमस मासलेस पार्टिकल है आपके सिलेबस में वो है फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट वेव पार्टिकल्स। अब फोटॉन के नाम तो सुने होंगे ना? नहीं, नाम तो सुना ही होगा। यस फोटॉन का डायलॉग है कि हमारे बारे में तो जानते ही होंगे, डे 1 से लेके केमिस्ट्री फिजिक्स सब में घुसा पड़ा है। अब आपको समझ में आएगा कि फोटॉन में एनर्जी भी होगी, फोटॉन में मोमेंटम भी होगा, यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन लिखना चाहोगे अगर आप, तो इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो अब बताओ फोटॉन कितनी स्पीड पर चलने वाला पार्टिकल हुआ? मासलेस पार्टिकल है ये। और ये नहीं, कोई भी मासलेस पार्टिकल होगा, फोटॉन के अलावा कोई भी अगर मासलेस पार्टिकल है तो वो चलेगा लाइट की स्पीड पे ही। आगे बात समझ में? और आगे सर 0/0 का फॉर्म इनडिटर्मिनेट होता है और उसकी एक फाइनाइट वैल्यू तब आती है जब कोई लिमिट लगाते हैं। तो हाँ, मैथमेटिकली नहीं लगाएंगे ना, रुक जाओ, वो भी लिमिट लगी हुई है, उस पर भी काम हुआ है कि ये जो मोमेंटम है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फॉर्मूला कहता है इट इज m0 v अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेयर v इक्वल टू c और m0 0। तो प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर तो ये 0/0 फॉर्म है, तो ये इससे नहीं आता है। फिर इसके लिए अलग रिसर्च की गई कि भाई एक बात बताओ, आइंस्टाइन भी सही है, न्यूटन भी सही है, आगे इसमें प्लैंक भी घुस गए, प्लैंक वाले भी घुस गए थे। सारे लोग जब घुस गए तो सबने मिल करके एक और कंक्लूजन निकाला कि फोटोन का मोमेंटम वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इसमें डी ब्रोगली का भी काम घुस गया, डी ब्रोगली, और उन्होंने मोमेंटम ऑफ फोटोन को एक अलग थ्योरी से निकाल करके ये बता दिया कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। इनको ये तो समझ में आ गया कि फोटोन का मोमेंटम होगा, जीरो नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई। अब उस पर उन्होंने रेडिएशन वाली रिसर्च करी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चैप्टर को पढ़ा जा करके, और प्लैंक जो साइंटिस्ट थे उसी से प्लैंक कांस्टेंट भी पढ़ा है, प्लैंक का भी अपना कुछ रिसर्च वर्क रहा। तो उधर से जाकर के फोटोन के मोमेंटम को उन्होंने अलग फॉर्मूले से निकाला h/λ, और इसी को डी ब्रोगली ने आगे अपनी हाइपोथेसिस में यूज किया। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी पढ़ते हो आप, एक सिलेबस का पार्ट वो भी हमारे अभी। सर सर यार रेस्ट मास की कोई बात नहीं हो रही ना? रेस्ट मास ही जीरो है। अच्छा, मासलेस पार्टिकल के लिए मास वाली इक्वेशंस कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, देखिए अगर आप मान लो ये फॉर्मूला लगाओगे भी ना, m = m0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, पहली बात तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे नहीं, पहले बता दें आपको, हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड यूज है इनका। ये तो मैं सिर्फ ये जो मन में छोटे छोटे डाउट होते हैं ना कि यार फोटोन का जीरो मास है तो मोमेंटम क्यों हुआ, एनर्जी क्यों हुई, ये जो डाउट मन में है उनका क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैंने इस टॉपिक को लिया था। देखिए फोटोन के केस में m0 0 और v/c v स्क्वायर बाई c स्क्वायर ये वैल्यू 1 है, तो फिर 0/0 फॉर्म ये भी हो गया। यानी फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो है ही है, मूविंग मास डिफाइंड ही नहीं है, वो 0/0 के फॉर्म में इंडिटरमिनेट है। सर सर अगर कोई पार्टिकल मासलेस है तो सही जरूरी होगा कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो लेकिन सर ये तो बताओ, ये तो तब सेटिस्फाई करेगा सर जब E = PC होगा, तो तब हम लोग मानेंगे ना कि वो इक्वल टू PC होना ही है अगर m0 0 है तो, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है, ये सब तो यूनिवर्सल रिलेशन है ना। आप रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज कर ली
और एनर्जी का नया फॉर्मूला यूज किया, मोमेंटम का नया फॉर्मूला यूज करके नया, ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है। E इक्वल टू पीसी तो बनना ही है मासलेस पार्टिकल के लिए, इसका कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। ओके सर। कोई भी मासलेस पार्टिकल होगा स्पीड ऑफ लाइट पे चलेगा, बात समझ लीजिएगा, लेकिन उसमें मोमेंटम होगा, एनर्जी भी होगी। हम क्लासिकल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं अब, मोमेंटम भी है, एनर्जी भी है, और उनका आपस का जो रिश्ता है वो ये है कि E इक्वल टू पी इंटू सी। गलती से भी आप ये रिलेशन ना फॉलो करिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये क्लासिकल फिजिक्स के साथ ही मर गया, अब नहीं है जिंदा ये। सर तो लाइट का क्या मास होता है? अबे लाइट फोटोन है भाई, कोई मास नहीं होता उसमें, लेकिन लाइट में मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है। सर अगर वी सी से बहुत कम है तो उसमें हम लोग रेस्ट एनर्जी नहीं यूज करेंगे? फिर तो क्लासिकल फिजिक्स लगाओ ना, फिर ये सब लगाने की क्या जरूरत है हमें। वी सी से बहुत छोटा है, इतनी देर के डिस्कशन में यही तो समझाया जाता है आपको कि जहां जहां आपने वी को नेग्लेक्ट किया है, वी बाई सी छोटा लिया है, वहां वहां क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट नहीं आ रहे, मतलब न्यूटन वाले फॉर्मूले। तो उसमें हम आइंस्टाइन को क्यों याद करें, फिर तो हमारा पुराना मैकेनिक्स जो अभी पढ़ के बैठे हो वही सही थी। अभी भी तो मैकेनिक्स खत्म की हम लोगों ने, वही सही थी हमारे लिए। अच्छा फिलहाल एक बार कंक्लूड कर लें दो, वरना टॉपिक बीच में ही छूट जाएगा। आप अभी पूछ लो डाउट, आप इकट्ठा कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा है डाउट क्लियर करो। बीच चैप्टर के बीच में परेशान करोगे उससे अच्छा अभी कर लो। मोमेंटम फोटोन का आ गया, इसी तरीके से एनर्जी फोटोन की आएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन ये आ जाएगा। तो ये हो गया एच, ये चीज मोमेंटम इनटू स्पीड, तो मोमेंटम h बाई लैम्डा और मल्टीप्लाई कर लो c से। यही फॉर्मूला पढ़ते भी हो फोटोन के मोमेंटम एनर्जी के बारे में। एनर्जी ऑफ फोटोन आज तक आपको यही बताया जाता है hc बाई लैम्डा होता है, बट ये h कहाँ से आया ये नहीं बताया जाता, h बाई लैम्डा कहाँ से आया इसकी प्रूविंग नहीं दी जाती कभी। तो अब उसकी प्रूविंग कराने बैठेंगे तो पूरा एक दिन और निकल जाएगा हमारा। तो ये कुछ कुछ चीजें स्किप कर रहे हैं। हाँ बताओ। सर वो जो मासलेस पार्टिकल है उसका मूव करना जरूरी है? हाँ जैसे भैया, प्रोटॉन वो नहीं एक हो सकता? ना बाबू, एक बात सुन लो, मासलेस पार्टिकल लाइट की स्पीड पर ही चलेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसके साथ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। सर तो क्या ये कह सकते हैं मासलेस पार्टिकल एक वेव बन गया? नहीं अभी ये कैसे कह दे वेव बन गया, लाइट की स्पीड पे चलने वाली हर चीज वेव थोड़ी है। वेव नेचर होने के लिए उसके अलग पॉइंट्स हैं यार, वेव नेचर होने के लिए उसको इंटरफेरेंस दिखाना पड़ेगा। अगर मास नहीं तो कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होगा। बड़ा ये अजीब है, मतलब तभी हम मॉडर्न फिजिक्स से भाई कि इसमें इतने कंफ्यूजन्स हैं कि फिर भी कुछ हद तक आपको फोटोन के बारे में थोड़ी पिक्चर क्लियर है कि जीरो मास होने के बावजूद भी एनर्जी और मोमेंटम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, और रिलेशन है E इक्वल टू पी सी वाला। एक और बता दे बच्चा, एक मिनट रुक जाओ बस, भी आ रहे वापस खत्म कर रहे हैं, इसको समझो पहले। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास 0 पॉइंट, अच्छा यूनिट ऑफ मास यहाँ पर अलग अलग यूज किए गए हैं, वो आपको बता दे क्या है। यूनिट ऑफ मास कई सारे हैं एक्चुअली। यूनिट ऑफ मास जो है वो नॉर्मली तो आप किलोग्राम पढ़ते थे, लेकिन अभी हम लोग बदल देते हैं क्योंकि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जब फॉर्मूला आ गया तो यहाँ से यूनिट ऑफ मास ना बदल जाता है। तो यूनिट ऑफ मास आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि इट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो एनर्जी बाय सी स्क्वायर की यूनिट भी होती है, तो कभी कभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर लिखते हैं, कहीं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, कहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, ये सब मास की यूनिट है। और ये शायद आपको पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ जूल्स, ये शायद कभी ना कभी यूज किया ही होगा। यस सर। तो बस यही देख लो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, इलेक्ट्रॉन मास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय, ये C2 का मतलब सी स्क्वायर है, और एक फोटोन दे रखा है, दोनों का मोमेंटम दे रखा है। फाइंड द टोटल एनर्जी, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है पहले, काफी मतलब करीब 12-13 साल पहले। इलेक्ट्रॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर और फोटोन m इक्वल टू 0 के मोमेंटम दे रखे हैं। तो एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए तो आप ये कर सकते हो कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू स्पीड, ये तो लगा दो आप। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन दे रखा है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी
इंटू सी, सी कैंसिल, यानी कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आप गलती से भी ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे इलेक्ट्रॉन के केस में तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के केस में ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि वो E इक्वल टू पीसी मासलेस पार्टिकल्स के लिए है। E इक्वल टू पीसी जो रिलेशन है वो मासलेस पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, ये होल्ड नहीं करेगा। फिर समझ में आता है कि क्या E इक्वल टू, क्या हम ये फॉर्मूला लगाएं इलेक्ट्रॉन का, E इलेक्ट्रॉन बराबर पी स्क्वायर बाई 2m लगाएं, क्लासिकल फिजिक्स वाला फॉर्मूला, क्या ये लगा दें? तो ये भी गलत है। तो फिर फॉर्मूला है कौन सा सही? जब ये दोनों ही गलत है तो सही फॉर्मूला कौन सा है? तो सही फॉर्मूला जो अभी पीछे निकाला था, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये राइट फॉर्मूला है, करेक्ट फॉर्मूला ये लगा हो गया। क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी है, तो लो स्पीड वाला पार्टिकल नहीं मान सकते इसको। तो ई स्क्वायर, अब मोमेंटम की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पर 2, यानी कि मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट, इलेक्ट्रॉन का मास 0.511 दे रखा है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, एक और सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, बाहर पूरा स्क्वायर, ये कैंसिल, मोमेंटम वाले में भी कैंसिल होगा। मोमेंटम वाले में भी ना कुछ, हाँ बाई सी है ना, तो बाई सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर चला जाएगा। कुल मिलाकर के एनर्जी जो यहाँ पर आएगी ई की वैल्यू, वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ये 0.511 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे तो ये आंसर कुछ ऐसा है। देखो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, 2 जो है वो फोटोन के लिए है और 2.064 ये आपका इलेक्ट्रॉन के केस में है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए तुमको कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, क्योंकि 3 टाइप के फॉर्मूले हो जाते हैं ना, कंफ्यूजन बनती है बड़ी जल्दीबाजी में। तो हमने इसीलिए छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के ये समझाने की कोशिश की है यार, कि कभी आगे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। नेक्स्ट सर यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन का मास सर अगर किलोग्राम्स में दिया होता या नैनो एस में दिया होता सर, तो फिर हम लोग ये ई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m इलेक्ट्रॉन हाँ कर हाँ, सकते थे। जैसे किलो वोल्ट होता, तो किलो वोल्ट में भी पीछे समझा दिया था आपको कि किलो वोल्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके मूविंग मास और रेस्ट मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो वहां कर सकते थे। हाँ, लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बहुत ज्यादा हो जाता है ये। ठीक है, ये सर। नेक्स्ट देखो, ये आपके वैसे जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि सेकंड पार्टिकल जिसमें रेस्ट मास 0 है, ग्लूऑन करके एक पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। ग्लूऑन पार्टिकल्स हैं और ये बेसिकली क्वार्क्स। अब क्वार्क्स क्या होते हैं ना, अभी तक ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब रिसेंट डिस्कवरीज ये हो गई हैं कि इलेक्ट्रॉन के भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद कुछ पार्टिकल से बना होता है। सुना है कभी? लेकिन सर वो सब तो कंबाइंड स्टेट में होते हैं ना, इंडिपेंडेंट नहीं है ना। अबे जैसे भी ये है, तो हम कौन सा इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, मैं मुझे भी नहीं पता भाई, जितना तुमको पता उतना मुझे पता है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च कंप्लीट ही नहीं हुई है क्वार्क्स के बारे में। लोगों ने ये कह दिया है हाँ। और यहाँ तक एक और बात, मतलब ये जो सेंचुरी आप मतलब ये चल रही है 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है जो उसमें निकलता है बीटा डिके में। जब आप आगे बीटा डिके पढ़ोगे तो वहां पर न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल या एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। ये सर दोनों साथ में निकलते हैं। हाँ, तो ये कहा जाता था कि 20th सेंचुरी तक इनको भी 0 मास माना जाता था। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया है एक्चुअल डेटा उठा करके, कि ये जापान वालों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और कनाडा वालों ने, इनके साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि न्यूट्रिनोज जो हैं वो मासलेस पार्टिकल नहीं होते। यानी न्यूट्रिनो के लिए E इक्वल टू पी इंटू सी होल्ड नहीं करेगा। पहले माना जाता था, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में मास होता है। तो क्या न्यूट्रिनो लाइट की स्पीड पर चलने वाला पार्टिकल है?
लाइट की स्पीड पर सिर्फ वही पार्टिकल चल सकता नो है जिसका सर, जिसका मास नो। 0। अभी रिसेंट में तो ये भी हो गया यार कि ग्रेविटॉन करके एक पार्टिकल, जानते हो, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। लोग ये भी कहने लगे हैं कि जो ग्रेविटी है वो भी, जैसे लाइट पार्टिकल्स में फोटोन है, तो अब साइंटिस्ट ये भी सोचने लगे हैं कि ग्रेविटी भी कुछ पार्टिकल्स के थ्रू आती है और उनको ग्रेविटॉन कहा गया है। लेकिन अभी तक कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं आया इसका जिसमें ठप्पा लगा दे। चलिए जी, इसको बस, हाँ, ये यहाँ तक थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो बातें थी मेनली हमको ये मोमेंटम ऑफ वाला रिलेशन बताना था आपको, ये जो मोमेंटम का रिलेशन आपने पढ़ा है, क्योंकि ये हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी काम आता है। और अभी हम लोग एक रेडिएशन प्रेशर पढ़ेंगे, मतलब लाइट की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो वहां पर ये रिलेशन काम आता है, एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी वाला, इक्वल टू पीसी रिलेशन। मेन हमें इसके तरफ आना था और यहाँ तक आने के लिए इतना बड़ा चैप्टर हमने उठाया आज। अब आप अपने डाउट्स पूछो क्या है, क्योंकि हम इसके बाद जो है ना ऑफिशियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो आपका जनरलाइज था, इसके बाद जो है वो प्रॉपर चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे इसमें से। सर फोटोन को पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका रेस्ट मास और मोशन मास दोनों 0 होता है, तो कोई डेफिनेट शेप और साइज तो होगा नहीं, तो उसको वेव के फॉर्म में कंसीडर करना चाहिए फोटोन को। सर। नहीं, लेकिन फोटोन का जो कोलिजन है, कोलिजन के टाइम पर वो वैसे ही काम करता है जैसे क्लासिकल फिजिक्स में दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, तो वैसे हरकत करता है वो। तब उसको फोटोन मान लिया, मतलब पार्टिकल, इसका माना गया कि वो पार्टिकल्स टाइप काम कर रहा है, बिहेवियर एज अ पार्टिकल है। मतलब उसमें एनर्जी थोड़ी कंडेंस फॉर्म में होती है। नहीं, देखिए पार्टिकल, सुनो, पार्टिकल मानने का वैसे अगर आप प्रॉपर एविडेंस पूछोगे तो प्रॉपर एविडेंस तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसको वेव थ्योरी से समझा ही नहीं पाए थे। इसके 3 लॉज थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जिसमें वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में पूरी तरीके से फेल हो गई थी और पार्टिकल की थ्योरी मानने पर वो सही हो रही थी। ये तो शायद पढ़ते भी यार, बोर्ड का एक क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। मतलब जो ये एक्सेप्टेंस हुई है, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टिकल बिहेवियर, वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही कंफर्म किया गया। अब आप कहोगे कि लाइट पार्टिकल है कि नहीं है, तो ये तो किसी को भी नहीं पता। एक इनविजिबल चीज है, आप कैसे बताओगे पार्टिकल है कि नहीं है? वो बिहेव कर रहा पार्टिकल की तरीके से, कहीं कहीं पर वो बिहेव करता है वेव की तरीके से, तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो एक्चुअल में क्या है। सर, हाँ जी सर ये हम लोग ने अभी स्टेटमेंट बोला था सर कि जो मासलेस